नमस्कार। आज की बात में नए साल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नए साल की पहली शाम की पहली खबर अच्छी खबर है। हमारे देश में इमरजेंसी यूज के लिए कोरोना वैक्सीन को अप्रूव करने की सिफारिश कर दी गई है। ये वो खबर है जिसका हम सबको इंतजार था पिछले 9 महीने से, हर देशवासी को। और ये करीब करीब तय हो गया कि देश में कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाएगा। आज कोविशील्ड को अप्रूवल देने की सिफारिश का फैसला एक्सपर्ट्स कमेटी की मीटिंग में हुआ। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मोहर लगने के बाद कोविशील्ड के इस्तेमाल का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए 5 चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहली, एफिकेसी, यानी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, कितनी प्रभावी है। दूसरा, सेफ्टी, कितनी सेफ है। तीसरा, अफोर्डेबिलिटी, क्या इसकी कीमत आम आदमी की पहुंच में है। और चौथा, अवेलेबिलिटी, क्या लोगों को मिल पाएगी। और 5वां, ट्रांसपोर्टेबिलिटी। कोविशील्ड इन 5 पैरामीटर पर खरी उतरी है। इसे 2 से 8 डिग्री तक स्टोर किया जा सकता है। यह भारत के लिए बहुत अच्छा है, संभव है। इस टेम्परेचर पर स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत आसान है। एफिकेसी देखें तो पहली डोज में 70% और दूसरी डोज में 95% तक है। अब तक जो टेस्ट हुए हैं उसमें वैक्सीन सेफ पाई गई है, खतरनाक नहीं है। हल्का बुखार होता है, हल्का सिर दर्द होता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो कुछ लोगों को आए, लेकिन इसके अलावा कोई खास साइड इफेक्ट अभी तक नहीं दिखे। कीमत के लिहाज से बहुत सस्ती है। सरकार को 225 रुपए में मिलेगी और मार्केट में इसकी कीमत 500 से 700 रुपए के बीच भी हो सकती है। और यह बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है तो इसकी 5 करोड़ डोज पहले से ही तैयार हो चुकी हैं, प्रोडक्शन हो चुका है। और जुलाई तक 30 करोड़ डोजेस तैयार हो जाएंगी। इसीलिए आज जब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्ट कमेटी ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को देखा, इसके प्रेजेंटेशन को समझा, तो तीनों एप्लीकेंट की तरफ से जो डेटा दिया गया था उसे स्टडी करने के बाद, कंपेयर करने के बाद कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की परमिशन देने की सिफारिश करने का फैसला हुआ। हालांकि दूसरी वैक्सीन को रिजेक्ट नहीं किया गया है, उन पर आगे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल कोविशील्ड का नाम ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाएगा। डीसीजीआई इसे फाइनल मंजूरी देंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो उम्मीद है कि देश में 6 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। अच्छी बात यह कि कोविशील्ड को मंजूरी मिलने से पहले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है। 5 करोड़ डोज, जैसा मैंने आपको बताया, तैयार हो चुकी हैं। यानी वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी तो पूरी है। किसी भी वक्त टीकाकरण शुरू हो सकता है। इसके लिए पूरे देश में 2 जनवरी यानी कल से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू होगा। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स में कैसे इंतजामात हैं, वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल क्या है, इसका अंदाज आपको लगेगा जब आप दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर से लेकर बेंगलुरु, नागपुर और चंडीगढ़ में जो वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी तस्वीरें देखेंगे। दिल्ली में 1000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और ये बात सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चलता है। हमारे देश ने पोलियो का, स्मॉल पॉक्स का बहुत जबरदस्त तरीके से वैक्सीनेशन किया और सफलतापूर्वक किया। इसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई, तो इसलिए हमारे पास अनुभव तो है। अब देश के हर इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। इन्हीं सेंटर्स को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में मॉडिफाई किया गया है। सबको वैक्सीन लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो चाहता है उसे वैक्सीन मिले, जो लगवा सकता है वो लगवाए। ऐसे लोगों को सबसे पहले कोविन नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद खुद तो वैक्सीनेशन सेंटर के लिए रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज के जरिए वैक्सीनेशन तारीख और जगह बता दी जाएगी। पता यह लगा कि दिल्ली में शुरुआत में 51 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वैक्सीन लगाने के लिए 3500 हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई है। और मुझे पता लगा कि दिल्ली में वैक्सीन सबसे पहले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आएगी
और वहां से वैक्सीन 603 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर पहुंचेगी, जहां से इन्हें अलग अलग सेंटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बताया कि वैक्सीन लगाने का टाइम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और एक दिन में एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। विशेष तरह की ट्रेनिंग तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी गई है। 4 काउंटर्स होंगे इन तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। काउंटर नंबर 1 होगा, एसएमएस द्वारा उनको जानकारी दी जाएगी और जब जानकारी के बाद वो लोग यहां पर आएंगे तो काउंटर नंबर 1 उनका पहला पड़ाव होगा। उस एसएमएस और उस जानकारी में दिन, समय और जगह तमाम चीजें बताई जाएंगी। यहां पर पूरा वेरिफिकेशन होगा। पूरी जो प्रक्रिया है, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको पूरी तरह से यहां पर फर्श पे जो है वो चिन्हित किया गया है। फिर उसके बाद ये कमरा होगा जहां पर वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा। जब एक बार वैक्सीनेशन लग जाएगा तो उसके बाद 30 मिनट तक जिस व्यक्ति को लगाया जाएगा उसको यहाँ बैठा करके रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन एरिया इसको कहा जाता है और यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो वैक्सीन लगाया उसके बाद किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट या किसी तरह की कोई दिक्कत जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया उसको नहीं हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन एरिया होगा। शुरुआती दौर में एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा, यानी दिल्ली में एक दिन में पहले दौर में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कोरोना के वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसीजर चुनाव कराने जैसा है, जहां बूथ लेवल के वर्कर्स तक को ट्रेन किया जाता है, जिससे छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट प्रॉब्लम को भी रेक्टिफाई किया जा सके। जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अपलोडिंग का काम है, हमारे जो डाटाज हैं या फिर जो हमारे पास अपलोडेड जो लोगों की लिस्ट है उसका डिवीजन का काम है कि किस बूथ के ऊपर, किस अस्पताल के अंदर, किस स्थान पर किसको किस दिन किस समय वैक्सीनेशन मिलेगा। क्योंकि जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो उस ऐप के ऊपर और हमारा जो वैक्सीन का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उस पर बेसिकली जहां एक तरफ वैक्सीन के को उसकी लोकेशन और उसका जो टेम्परेचर और उसकी सारे इश्यूज को ट्रैक किया जाता है, उसके साथ साथ पोटेंशियल बेनिफिशरी को भी उसमें ट्रैक किया जाता है। वो पोटेंशियल बेनिफिशरी को किस दिन, कहाँ, किस समय और किसके माध्यम से ये वैक्सीनेशन मिला, ये सारे इश्यूज हैं। तो अभी तक आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आया होगा कि इसमें बहुत मैसिव एक्सरसाइज विद द माइन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल्स। आपने दिल्ली की तैयारी देखी, इसी अंदाज में बेंगलुरु में भी तैयारी की गई है। हमारे संवाददाता टी राघवन आज बेंगलुरु के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गए। कल बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 5 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। पूरे कर्नाटक में 29,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं। 2,855 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। 10,000 वैक्सीनेटर्स और 1 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। राघवन ने बताया कि वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के बाद अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट होगा तो उसके लिए एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI किट्स भी तैयार रहेंगी। एक बार में यहाँ पर देखिए 4 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, 4 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके बाद वेटिंग रूम्स है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल करने के बाद फिर उस बेनिफिशियरी को यहाँ से वैक्सीनेशन रूम की तरफ ले जाया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होंगे, आशा वर्कर्स मौजूद होंगी जो वैक्सीनेशन के काम को अंजाम देंगी और यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है उसे पूरा किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब सही में टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाए उस वक्त ये जो ऑपरेशनल प्रोसीजरल खामियां हैं उसे दूर किया जाए ताकि समय रहते और प्रभावी तरीके से इस टीकाकरण के अभियान को पूरा किया जा सके। हमारे रिपोर्टर्स ने हर जगह का जायजा लिया। कल लखनऊ के 6 हॉस्पिटल्स में ड्राई रन होगा,
लेकिन आज हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन के ड्राई रन की ब्रीफिंग 2 बार हुई। असल में ड्राई रन की कैसी तैयारी है, वैक्सीन लगाने वालों को किस तरह ब्रीफिंग देनी है, ये सब कुछ आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स को समझाया गया। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि लखनऊ के राम मनोहर लोहिया, SGPI, KGMU और मोहनलालगंज के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ये ड्राई रन कंप्लीट हुआ। सारी चीज़ों को हम लाभार्थियों को बुलाने का काम, जैसे पहले कमरे में जिसको हम वेटिंग रूम कहते हैं, वहाँ पर जो है लाभार्थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। उनका जो है वो रिकॉर्ड वेरीफायर के द्वारा चेक किया जाएगा जो कोविन पोर्टल पर अपडेटेड है, और उसके बाद फिर वो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे और फिर तीसरे कमरे में ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे, जहाँ पर जो है उनको आधे घंटे के लिए जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा कि अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत या तकलीफ होती है तो इमीडिएटली उसको मैनेज किया जाए। उन्हीं सब के लिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। और ड्राई रन के पूर्व जो कल किया जाना है, आज जो है वो हम लोगों ने एक कार्यशाला आयोजित की है, जिससे कहीं किसी को कोई भी अगर दिक्कत हो तो उन सारे डाउट्स को क्लियर किया जा सके। सभी वो लोग हैं जो दरअसल वैक्सीनेशन प्रोसेस में इनिशिएट करेंगे, वैक्सीन को लगाएंगे, क्या ये वो सारे लोग हैं या और भी ऑफिसर्स को बुलाया गया है? नहीं, ये वैक्सीनेशन में जो सम्मिलित हैं वो हैं, और SGPI, KGMU, राम मनोहर लोहिया, सहारा हॉस्पिटल, माल, मलिहाबाद के अधीक्षक भी हैं और वहाँ के डॉक्टर्स भी हैं। बिहार भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बताया कि पटना में कल 3 हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन का ट्रायल होगा। वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और आशा वर्कर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। इस कमरे में क्या होगा? यहाँ डाटा ऑपरेटर रहेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे, जो भी पेशेंट आए, जो भी वैक्सीनेशन के लिए आए वो एंट्री करेंगे, वो वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 रहेंगे। और आगे ये हिस्सा वेटिंग रूम है, यानी जो लोग यहाँ पर आएंगे इंतजार वेट करेंगे। हाँ, वेटिंग रूम रहेगा और उधर से एंट्री जहाँ वैक्सीनेशन रूम हम लोग का है। ये वैक्सीनेशन रूम है, यानी इस कमरे में वैक्सीनेशन होगा। जो हमारी ANM है वो वैक्सीनेटर ऑफिसर रहेंगी, वही हम लोग को वो यहाँ वैक्सीनेशन देंगी और फिर यहाँ से पेशेंट आउट एग्जिट करेगा और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रूम में जाएगा। कितने लोग इन्वॉल्व हुए इस पूरी प्रक्रिया में? 20 लोग रहेंगे पूरे लोग। बाकी राजवंशी नगर से जो हमारे नोडल ऑफिसर है, पोलियो के जो सेशन है वो रहेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा, जिसमें 30 मिनट्स के लिए हम लोग वेट करेंगे, किसी को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन नहीं हो रहा है। भले ये ड्राई रन है, लेकिन उसमें वो सारी चीजें होंगी जो वैक्सीनेशन के दौरान होंगी। एग्जैक्टली, ये ड्राई रन में जो मॉक ड्रिल है, जैसा होना चाहिए रियलिटी में वो होगा। ड्राई रन है बट एकदम जो रियलिटी होती वो होगी। ये हमारे ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा। इसी तरह से मुंबई, नागपुर, भोपाल, चंडीगढ़ समेत देश के दूसरे राज्यों में भी हेल्थ वर्कर्स रेडी हैं। सेंटर्स तैयार हैं। डॉक्टर्स और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स की टीमें कल की एक्सरसाइज के लिए लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए नेशनल लेवल पर 2000 मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है और इसी तरह की ट्रेनिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी दी जा रही है। साइमल्टेनियसली ये सारी तैयारियां चल रही हैं जो कि पिछले कुछ महीने से, जिसमें कि सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम, और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई हैं, साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। हमारा पूरा का पूरा जो कोल्ड चेन का सिस्टम है और फिर जो जहाँ पे हमारी वैक्सीन्स उस कोल्ड चेन में स्टोर होंगी वहाँ पर स्पेस इत्यादि के इश्यूज हैं, टेम्परेचर है, बिजली है। ये जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं
उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। नए साल के पहले दिन की पहली खबर अच्छी है। पहली वैक्सीन अप्रूव हो गई है, वैक्सीनेशन की तैयारियां हो रही हैं। जल्दी ही कुछ और वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाएगा तो और भी ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। हमारे देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के काम का अनुभव है, पहले हम कर चुके हैं। स्मॉल पॉक्स और पोलियो दोनों में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन ये सब अच्छी बातें हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना खत्म हो जाएगा। आज भी मैंने कई डॉक्टर से बात की, उनका कहना ये सही है कि हमारे देश में कोरोना इस वक्त काबू में है। वैक्सीन लगने का काम 6 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि वायरस का खतरा टल गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बहुत खतरनाक और शरारती वायरस है, ये वापस भी आ सकता है, रूप भी बदल सकता है, वैज्ञानिकों को चकमा भी दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा देश है, लोगों को वैक्सीनेट करते करते वक्त लगेगा और जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक तो सावधानी ही बचने का एकमात्र तरीका है। हालांकि पूरे देश में सिस्टम कोरोना से मुकाबले के तैयार हो रहा है, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है, सेंटर्स तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना को फैलाने में मददगार बन रहे हैं, क्योंकि ये लोग न अपनी परवाह करते हैं, न अपने परिवार की, न अपने समाज की। कल देश के ज्यादातर लोगों ने घरों में रहकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया, लेकिन कुछ शहरों से परेशान करने वाली तस्वीरें आई। कई लोग आधी रात को जश्न के जोश में होश खो बैठे, कहीं भक्ति में लीन भक्तों की भीड़ 2 गज की दूरी का कायदा भूल गई, तो कहीं सैर सपाटे के लिए हजारों लोग निकल पड़े। सबसे पहले मैं आपको गोवा की तस्वीरें दिखाता हूं। आमतौर पर क्रिसमस के टाइम से ही लोग छुट्टियां मनाने गोवा पहुंच जाते हैं और फिर नए साल तक वहीं रहते हैं। इस बार ऐसा लग रहा था कि गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इतना ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। तमाम पाबंदियों के बावजूद, पुलिस की सख्ती के बाद गोवा में नए साल के जश्न में लोग ऐसे झूमे जैसे कोरोना गायब हो गया हो। गोवा में पार्टियां हुई, बीचेस पर भीड़ जुटी, ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को जरा भी परवाह नहीं है। लोग परिवारों के साथ पहुंचे, पुलिस वाले अपील करते रहे, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अगर कोई मास्क लगाने को कह दे तो लोग उसका मजाक उड़ाकर हंसते और फिर वापस डांस करने लगते हैं। तस्वीरें देखकर हैरानी होती है, कोई इस तरह से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में कैसे डाल सकता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। हर साल मुंबई में नए साल का स्वागत पूरे उत्साह के साथ होता है। चौपाटी से लेकर मरीन ड्राइव तक हर जगह हजारों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने पाबंदियां लगाई थी, लोगों से अपील की थी, घर से बाहर न निकलने को कहा था। यह कहा था कि दोस्तों से मिलें, लेकिन 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा न हो। नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन कोरोना के खतरे को न भूलें। और अच्छी बात यह कि मुंबई के लोगों ने इसका ख्याल रखा, नए साल के जश्न में गाइडलाइंस का पालन किया। मुंबई में लोग समंदर के किनारे पहुंचे, लेकिन इतने कि भीड़ नहीं हो। होटल्स, पब्स, बार्स सब इस बार खाली रहे। दिल्ली में भी मैं कहूंगा कि भीड़ भाड़ तो नहीं थी। राजधानी में लोगों को घरों में रहने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी थी। वैसे सर्दी भी जबरदस्त पड़ रही है। कल रात दिल्ली का टेम्परेचर 1.1 डिग्री तक गिर गया था, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से निकले। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त काफी तगड़ा था, इसे लोगों को घूम टहलकर वापस घर जाना पड़ा, क्योंकि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसलिए 11 बजे के बाद खामोशी रही, शांति रही। आमतौर पर कोलकाता के लोग अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन कल रात कोलकाता में लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल को खुलकर तोड़ा। पुलिस की अपील को अनसुना करके लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आए।
सबसे ज्यादा बुरा हाल दिखाई दिया हिमाचल में। हिमाचल में कोरोना काबू में है, लेकिन लगता है कि हिमाचल में बाहर के लोगों ने शिमला, मनाली, सोलन, मंडी जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर कोरोना के खतरे को बढ़ाने में, फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिमला में तो आधी रात को बाजारों में जबरदस्त भीड़ थी। माल रोड पर म्यूजिक के शोर में हजारों सैलानी नाच रहे थे। किसी को कोरोना की फिक्र नहीं थी। वैसे शिमला में जो भीड़ आपने देखी वो तो कम थी। कम इसलिए क्योंकि आधे टूरिस्ट ही शिमला पहुंच पाए। रास्ते में जाम लग गया और उनका हैप्पी न्यू ईयर रोड पर कड़ाके की सर्दी में कार में ठिठुरते हुए बीता। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन से सलोगड़ा तक 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस इलाके में टेम्परेचर 0 से नीचे है। जरा सोचिए, नया साल मनाने गए इन लोगों का हाल क्या हुआ होगा। जो लोग आज भी खतरे को समझना नहीं चाहते, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उन्हें रोकना आपका और हमारा काम है। क्योंकि इस तरह की लापरवाही करने वालों से खतरा दूसरों को भी होता है, पूरे समाज को होता है। और मुश्किल है कि जब लापरवाही करने वालों को कोई समझाता है तो वो कहता है कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। इसलिए डरना क्या, सब कुछ भगवान भरोसे है। तो फिर कुछ लोग तो भगवान भरोसे सब कुछ छोड़कर पार्टी करने निकल गए। उनका तो वाकई में भगवान ही मालिक है। लेकिन जो लोग रात में घर पर थे, वो सुबह सुबह भक्ति में लीन होकर मंदिर में पहुंच गए। इसलिए आज साल के पहले दिन देश के मंदिरों में, गुरुद्वारों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। ये तस्वीरें देखकर कौन कहेगा कि कोरोना का खतरा है? किसे लगेगा कि लोगों में कोरोना का डर है? आज साल के पहले दिन गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए हजारों लोग गोल्डन टेम्पल पहुंच गए। क्योंकि गुरु के द्वार पर आए थे, इसलिए डर के साथ साथ मास्क भी बाहर ही छोड़ आए थे। गोल्डन टेम्पल की तरह मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी की थी, टोकन का इंतजाम भी किया था। एक वक्त में 100 से ज्यादा लोगों को प्रवेश की मनाही थी। सैनिटाइजर रखे थे, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी। लेकिन भक्ति के सामने किसका जोर चलता है? इतनी भीड़ कि सारे इंतजामात बेकार साबित हुए। यही हाल शिरडी में साईं मंदिर का था। यहां मंदिर प्रशासन और पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो मंदिर के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, लेकिन मंदिर के बाहर साईं के दर्शन की उम्मीद में इतनी भीड़ जुट गई कि संभालना मुश्किल हो गया। कुछ भक्तों से पूछा गया कि भाई कोरोना से तो डरो, तो सबका एक जवाब था, बाबा सब ठीक करेंगे। बाबा के दरबार में कोरोना का डर कैसा? बिल्कुल कोरोना की कोई डर ही नहीं है कहीं से कहीं तक बाबा के होते हुए। और रही दूसरी बात की भीड़ है, तो देखो सब लोग बड़े तड़प रहे थे बाबा के दर्शन के लिए। और वैक्सीन भी आ गई है बाबा की दया से, तो जल्दी सब लोगों को उम्मीद है कि वैक्सीन के थ्रू ये सब खत्म हो जाएगा। हमें तो बाबा पे विश्वास है। 9 महीने बाद, 10 महीने बाद आज शिरडी आए हैं। हम बाबा के ऊपर ही आए हैं। जो कोरोना है कुछ नहीं है, बाबा के आगे कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं। साईं के दरबार में सब खुला है और यही शुक्र है कि बाबा का दरबार खुला है। ये बात सही है कि जब आस्था होती है, जब विश्वास होता है, तो कोई तर्क नहीं चलता, कोई लॉजिक नहीं चलता। लेकिन मैं आपको सावधान कर दूं, कोरोना ऐसी बीमारी है, ऐसा वायरस है जो भक्त और भगवान के बीच दूरी मिटा देता है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, भगवान भी नहीं चाहते कि भक्तों को परेशानी हो, लेकिन जब भक्त खुद मुसीबत मोल लेने को तैयार हो तो भगवान भी क्या करेंगे। इसलिए सरकार की बात सुनिए, घर में रहिए, घर में रहकर भक्ति कीजिए, भजन कीजिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा और भगवान भी प्रसन्न होंगे। हैरानी की बात तो यह कि सरकार रोज अपील करती है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, अफसर
रोज समझाते हैं कि भीड़ मत लगाइए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे हैं जो मौसम देखकर घर से निकल पड़े। पूछा तो बोले मौसम बढ़िया था इसलिए मौसम का मज़ा लेने निकल पड़े हैं। यह हकीकत है। लखनऊ के जू में, चिड़ियाघर में नए साल पर लोगों का मेला लग गया। इतनी भीड़ की उम्मीद तो जू के कर्मचारियों ने नहीं की थी। पुलिस तैनात करनी पड़ी, लाइनें लगवानी पड़ी, लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि हालात बेकाबू हो गए। जब लोगों से पूछा गया कि भाई कोरोना का खतरा है, बिना मास्क के भीड़ में क्यों टहल रहे हो, तो हर किसी ने अपना अपना तरीका बताया। हर एक के पास अपना अपना बहाना था। वो बहुत टाइम से लोग अंदर थे, न्यू ईयर पे सब लोग खुश होना चाह रहे हैं, इसलिए अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं। अच्छा है। डर तो लग रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से गॉड ब्लेस रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस यही सोचते हैं, बाकी तो भगवान की मर्जी। डर है, लेकिन अब आपके ऊपर है ना कि आप कितना सेफ्टी से रहते हो। मोस्टली तो लोग देखो सब जो है अपना वो लगाए हुए हैं, तो हम लोग भी लगाए हुए हैं, लेकिन इतना उमंग उत्साह है अंदर से, और थोड़ा मौसम भी बहुत बढ़िया था तो लोग निकल ही पड़े जो है। अब आम लोगों की बात तो मैं समझ सकता हूँ, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कानून बनाते हैं, जो नेता हैं, उनकी तो कुछ जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के एमएलए विनोद कटियार ने तो ऐसी बर्थडे पार्टी दी कि लग रहा था जैसे रैली हो रही है। कानपुर देहात में दफा 144 लागू है। सरकार ने लोगों से बाहर न निकलने की अपील की थी, लेकिन विधायक महोदय अपने इलाके के लोगों को कोरोना पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के बजाय लेक्चर तो दे रहे थे। लेकिन आज उनका बर्थडे था, नए साल का पहला दिन था, इसलिए नेताजी ने जनता के साथ अपना प्यार जताया, सबको पार्टी में इनवाइट कर लिया। मुझे लगता है कि ये तस्वीरें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाली हैं, और अगर इसी तरह की हरकतें नेता करेंगे तो और भी गंभीर बात है। चिंता की बात है कि जब हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत रहे हैं, कोरोना काबू में है, वैक्सीन आ चुकी है, तब ऐसी गलती करें तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। जब मुसीबत आती है तो लोग सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार को कोसते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो खुद क्या कर रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी अपने आप निभा रहे हैं। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं, सबूत देकर बताता हूं। दुनिया के ऐसे बड़े बड़े मुल्क हैं जहां लापरवाही हुई, वहां अब फिर मौत का मातम दिखाई दे रहा है। जिन देशों के लोगों ने सरकार के निर्देशों को हल्के में लिया, वो बड़े भारी खतरे में पड़े हुए हैं। जो लोग क्रिसमस मनाने के लिए सड़कों पर निकले, अब उन्हें न्यू ईयर में लॉकडाउन में घरों में कैद रहना पड़ा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। न्यूयॉर्क की तस्वीरें दिखाता हूं। इस साल पूरे अमेरिका में नए साल का जश्न फीका रहा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हर साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन में लाखों की भीड़ जुटती थी, लेकिन इस बार टाइम्स स्क्वायर पर सन्नाटा था। सिर्फ पुलिस वाले दिख रहे थे। जश्न हुआ, आतिशबाजी चली, लेकिन लोग नहीं थे। टाइम्स स्क्वायर पर सिर्फ पुलिस अफसर दिखाई दिए, क्योंकि न्यूयॉर्क एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम्स स्क्वायर पर लोगों को आने की परमिशन नहीं दी, इसलिए सब कुछ खाली था, सन्नाटा था। शाम से ही टाइम्स स्क्वायर सुनसान हो गया। लॉकडाउन जैसे हालात थे। नए साल के मौके पर टाइम्स स्क्वायर पर ऐसा सन्नाटा लोगों ने पहली बार देखा। रूस में भी सर्दी के साथ साथ कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी है। मॉस्को में हर बार नए साल के जश्न में हजारों लोग जुटते थे, लेकिन इस बार मॉस्को की सड़कें खाली थी। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर आतिशबाजी हुई, पटाखों से रोशनी से नए साल का स्वागत किया गया। आसमान में रंग बिरंगी रोशनी थी, जगमगाहट थी, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा था, खामोशी थी। सरकार की अपील के बाद लोग घरों में रहे। नए साल का जश्न परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट किया।
इटली की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। कोरोना की वजह से पूरे इटली में लॉकडाउन है, पूरे इटली में कर्फ्यू है और इटली बड़ी मुश्किल से कोरोना की मुसीबत से उबरा है। लेकिन अब कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा है। इससे सरकार ने सख्ती की है, कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। पहले जैसी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती यहाँ की सरकार, इसलिए नए साल पर कोई ढील नहीं दी गई। लोगों की भीड़ न लगे इसके लिए सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। हालांकि सरकारी बिल्डिंग्स को सजाया गया, आतिशबाजी भी हुई, पटाखे भी छोड़े गए, लेकिन पार्क, सड़कें सब खाली थे। हर जगह पुलिस तैनात थी। नए साल के ज्यादातर प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किए गए। लोगों ने घरों में रहकर ही नए साल का स्वागत किया। ब्राजील की तस्वीरें देख लीजिए। क्रिसमस के बाद ब्राजील के लोग फेस्टिव मूड में होते हैं। कलरफुल ड्रेसेस के साथ सड़कों पर जुलूस के रूप में निकलते हैं। जबरदस्त माहौल होता है, लेकिन इस बार सब कुछ खामोश, सड़कें सूनी, कोरोना का खौफ। नए साल का जश्न दूर, कोई नए साल का स्वागत करने भी घर से नहीं निकला। यहां कोरोना का असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। और आखिर में मैं आपको चाइना की तस्वीरें दिखाता हूं। आपको देखकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ है। बड़े बड़े देशों की सरकारों ने नए साल पर जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी। लंदन में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में क्या हुआ ये मैंने आपको दिखाया। लेकिन चीन एक अकेला ऐसा देश है जहां सरकारी लेवल पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। 激情满怀，坚持奋进，努力建设好伟大社会主义祖国的首都。 चीन में नए साल के मौके पर स्पेशल पार्टियां आयोजित की गई। लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम किए गए। हजारों लोग इकट्ठा हुए और सरकारी टीवी पर यह सारे प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हुए। चीन नए साल का जश्न मना रहा है क्योंकि वो खुद को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार नहीं मानता, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना के वुहान से ही डेंजरस कोरोना पूरी दुनिया में फैला। चीन इस सच को छुपाना चाहता है, इसलिए अब उसने उन गुफाओं में किसी भी तरह के रिसर्च पर रोक लगा दी है जहां से कोरोना वायरस फैलने की जांच चल रही थी। चमगादड़ों पर रिसर्च करने वाली टीम हाल में यहां पहुंची थी, लेकिन उन्होंने जो नमूने एक्सट्रैक्ट किए उनको भी चीन की सरकार ने जब्त कर लिया और अब इन गुफाओं में किसी भी तरह के रिसर्च पर रोक लगा दी गई है। असल में चीन की चालों से अब तो पूरी दुनिया वाकिफ है। कोरोना की जानकारी को भी चीन ने पहले छिपाया, लेकिन जब सच सामने आया तो बहाने बनाने शुरू कर दिए कि कोरोना चीन में सबसे पहले फैला और सबसे जल्दी चीन की सरकार ने इसे कंट्रोल किया। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि चीन ने न तो कोरोना से मरने वाले लोगों की ठीक ठीक फिगर कभी बताई, न ही कोरोना को लेकर वक्त पर दुनिया को जानकारी दी। इसीलिए चीन को छोड़िए, कोरोना से सावधान रहिए। चीन से धोखा मिल सकता है, लेकिन आप कोरोना से धोखा मत खाइए। जिस तरह से न्यूयॉर्क के लोग, मॉस्को के लोग, इटली के लोग, ब्राजील के लोग एक बार जंग हारने के बाद, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इसी साल होंगे और जंग चल रही है। आज ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके भाई सोमेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु के अलावा आज 15 पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन की। जब शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का झंडा उठाया तो ममता बनर्जी ने उनके भाई सोमेंदु अधिकारी को कोंटाई नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर के पद से हटा दिया था। इसके बाद तय हो गया था कि सोमेंदु भी बीजेपी में जाएंगे। आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब ममता का किला ढहने वाला है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 1.5 लोगों की पार्टी कब तक चलेगी। ममता और उनके भतीजे की तानाशाही लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। वो 30 जनवरी को ऐसे हालात बना देंगे कि तृणमूल कांग्रेस को बूथ पर तैनात करने के लिए एजेंट भी नहीं मिलेंगे। शुभेंदु अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला कर रहे हैं।
आज उन्होंने टीएमसी को 1.5 लोगों की पार्टी कहा। तृणमूल कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, 1.5 लोगों में पीसी और भाईपो की कंपनी है। यही दो सब कुछ तय करते हैं, बाकी सब कर्मचारी हैं। जिन लो कैटेगरी के लोगों को जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 7-7 दिन इंतजार करते थे, उन्हें ममता अब उठा रही है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लें, ऐसे लोगों के बल पर आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। मैं आपको हराने का प्रबंध करूंगा। आप कहती हैं मेरी बीजेपी के साथ क्या डील हुई? डील ये हुई कि हर साल एसएससी की परीक्षा होगी, नौकरियां देंगे। डील ये हुई टीईटी पास करने वालों को नौकरियां मिलेंगी। डील ये हुई 2-4 हजार रुपए वाले कर्मचारी अब नहीं रखेंगे। डील ये हुई कि बंगाल में आयुष्मान भारत लागू होगा। डील ये हुई कि बंगाल में 73 लाख किसानों को 6-6 हजार रुपए मिलेंगे। मेरे साथ डील ये हुई सुशासन लाएंगे। अब तोलाबाज भतीजे को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। আমার সঙ্গে ডিল হয়েছে, সুশাসন আসবে। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु ने भी टीएमसी पर हमला किया। सोमेंदु ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वी मिदनापुर की सभी 16 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। यह टीएमसी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश जैसे चल रहा है, अमित शाह जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। उससे जुड़ के गर्वित अनुभव कर रहा हूं मैं। 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस बोर्ड का 16 काउंसिलर है मुझको लेकर, और 4 एक्स काउंसिलर भी जुड़े हैं। आपके और इतने सारे लोगों के एक साथ अचानक से बीजेपी में जुड़ने के बाद जो संतुलन था, कितना बदल गया? संतुलन पूरा एकदम बदल गया है और पूरा जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत भारी बहुमत से हम यहाँ से जीतने वाले हैं। 19,000 मतों से पीछे थी, लेकिन आज अगर ज्वाइनिंग के बाद बोला जाए तो 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर मतलब अभी आप बोल सकते वो तो अभी बढ़ना है, वो तो 20 में नहीं रुकेगी, वो तो 50 के पार जाना है इसको। अब की बार 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। क्या वाकई में बीजेपी का इतना असर है? क्या वाकई में बंगाल के माहौल में बदलाव दिखाई दे रहा है? हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा ने आम जनता से बात की। कांथी में लोगों से पूछा विधानसभा चुनाव में क्या होगा, वो किसके साथ जाएंगे। ज्यादातर लोग कह रहे थे कि ममता का वक्त बुरा है, पुराने लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसका नुकसान तो होगा। अभी शुभेंदु अधिकारी जिस तरह दल बदला है उसको तो परेशानी होएगा। ममता बनर्जी और उसका जो भाईपो जिसको हम लोग कहते हैं भतीजा, वो दोनों अभी गिर जाएगा। चुनाव आते आते देखिए, मेदिनीपुर में बोला था ना शाह जी, चुनाव आते थे वो दोनों विकेट खड़ा रहेगा और सब गिर जाएगा। ममता जरूर आ जाएगा। जरूर आ जाएगा। कैसे लग रहा है? वो हार मेरे को अच्छा लगेगा। क्या वो सरकार चलेगा नहीं। इस वक्त बीजेपी का सरकार आएगा, मोदी का नेतृत्व में, अमित शाह का नेतृत्व में, शुभेंदु का नेतृत्व में बीजेपी सरकार आ गई। ममता क्लियर हाथ आ जाएगा। पक्का मतलब इतना सपोर्ट है? सपोर्ट पूरा मेदिनीपुर, पूरा वेस्ट बंगाल पूरा सपोर्ट है शुभेंदु। हाँ, तो शुभेंदु अधिकारी का तो सिर्फ मिदनापुर में ही सपोर्ट? नहीं, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल सपोर्ट है। ये बात तो ठीक है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो उससे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनोबल तो कम हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता अभी भी पूरी तरह मैदान में डटे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है कि इस वक्त हालत, इस वक्त माहौल उनके खिलाफ है। I strongly deny that people, they are tilting towards BJP. No. You may say more members from Adhikari family, they are joining. They were mentally with BJP perhaps. I don't think at all that there will be any sort of reflection because of the departure of Shivendu from our party. Workers of Trinamool, they have become more and more crazy. Day by day they are becoming more crazy and more committed because they love Trinamool, they love Mamata Banerjee.
ममता बनर्जी लोकप्रिय तो हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें कड़ा मुकाबला दे रही है। और ममता बनर्जी को सिर्फ बीजेपी से मुकाबला नहीं करना, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ भी ममता बनर्जी की मुसीबत हर रोज थोड़ी और बढ़ा देते हैं। आज उन्होंने एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की बात की। गवर्नर ने कहा कि चुनावी हिंसा बंगाल की पहचान बन गई है, इस पहचान को बदलना होगा। और इसके बाद जगदीप धनखड़ ने उन पुलिस वालों को चेतावनी दी जो राजनीतिक निष्ठा को ऊपर रखकर काम कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सरकारी तंत्र से करता हूं, पुलिस से करता हूं, हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां वी हैव वायलेंस फ्री इलेक्शंस। इलेक्शन में कुछ भी डाइल्यूशन होता है, मतदाता प्रभाव में डाला जाता है, मतदाता फेयरलेसली वोट नहीं दे पाता है, सरकारी तंत्र राजनीतिक कार्य करने में लग जाता है, सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी यदि वो पॉलिटिकल वर्क करेंगे तो दो बड़ी गलतियां होंगी। पहली, उनके आचरण में लिखा हुआ है, ये आचरण भारत सरकार के द्वारा नहीं है, ये भारतीय संविधान के तहत बना हुआ आचरण है। पब्लिक सर्वेंट पब्लिक का ही काम कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट यदि अगर पॉलिटिकल वर्क करेगा तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर। मैं बहुत विनम्र भावना से पुलिस अधिकारियों को कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके कानून से दूर मत जाइए, संविधान के दिखाए गए रास्ते से मत भटकिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जिस तरह से खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से बयान करते हैं, उसकी वजह से ममता बनर्जी उन्हें बीजेपी का एजेंट कहती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति से जगदीप धनखड़ की शिकायत भी की है। हो सकता है कि जगदीप धनखड़ जिस तरह के बयान देते हैं उससे बीजेपी को फायदा भी होता हो सकता है कि उनकी बात राजनीतिक हो, लेकिन जो वो कहते हैं उसमें सच तो है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा तो होती है, राजनीतिक हत्याएं तो हुई हैं, और पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे, ये सारी बातें सच हैं। और लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से भरोसा उठ रहा है, ये चिंता की बात है। कल तक तो किसान लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे, लेकिन आज अचानक किसान नेताओं के सुर बदले। 4 जनवरी को सरकार की मंत्रियों के साथ जो मीटिंग होने वाली है, उससे पहले किसान नेताओं में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सरकार को चैलेंज किया, कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को शाहीन बाग का धरना न समझे, सरकार इस गफलत में ना रहे कि वो जब चाहे पुलिस के दम पर किसानों को हटा देगी। किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस न लिए और एमएसपी पर कानून न बनाया तो किसानों का सब्र जवाब दे सकता है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें न मानी तो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बैठे किसान भी दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर रैली भी होगी। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो 2 बातें उन्होंने की, वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी उस पे हम बिल्कुल अडिग है और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। वो तीनों कानून और एमएसपी है। सरकार 4 तारीख को अगर सकारात्मक रूप पे नहीं आती और निराकरण नहीं करती है तो निश्चित तौर पे
किसानों को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अकेली पूंछ लेकर नहीं जाएंगे, पूरा हाथी लेकर जाएंगे। तो हमारा जो हाथी है वो तीनों कृषि कानून है, इनको रद्द किए बिना कोई बात हल नहीं होने वाली और ना ये आंदोलन पीछे हटने वाला है। सीधी बात है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रिपील करे, जल्द से जल्द करे, नहीं तो ये कानून जो आंदोलन है और आगे बढ़ेगा, जन आंदोलन बनेगा। असल में आज किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को आगे खींचने की रणनीति तैयार की। आंदोलन करने वाले किसानों ने बताया कि अगर मीटिंग में कोई बात नहीं बनी तो फिर नेताओं का घेराव शुरू होगा। किसानों के आंदोलन को पूरे देश में ले जाया जाएगा। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अब आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार कानून वापस ले या फिर हरियाणा की सरकार गिर जाए। 4 को मीटिंग है, 5 को सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, 5 को अपनी मीटिंग करेंगे, 6 को अगर ये दोनों में से कुछ नहीं निकला तो 6 को हम KMP के ऊपर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। फिर 6 से लेकर 20 तक एक पखवाड़े का हमने कॉल दिया पूरे देश में किसानों के बल्कि जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, और साथ ही जो पुराने हमारे प्रोग्राम हैं कॉरपोरेट्स के खिलाफ, उसके गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट करने का, खास करके मैं बोलना चाहता हूँ अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट का, अंबानी का जियो सिम का, अंबानी के मॉल्स का, अंबानी के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके रिलायंस के, कंपनी के रिलायंस के, जो उनका बाइकआउट करना। तो हरियाणा के अंदर टोल फ्री रखे जाएंगे और जो पेट्रोल पंप है, मॉल है, उनको भी बंद करने की घोषणा आज हरियाणा के किसान संगठनों ने की है। और साथ में ये कहा है कि जो निजी डीलर हैं उनके पेट्रोल पंपों को छोड़ा जाएगा, जो कंपनी के उनको रोका जाएगा। और जो JJP और BJP के विधायक हैं, MPs हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनका घेराव तब तक जारी रखा जाएगा जब तक या तो किसान आंदोलन नहीं जीत जाता या हरियाणा की सरकार गिर नहीं जाती। अब 2 दिन पहले सरकार ने किसान नेताओं की 4 में से 2 मांगें मान ली थी। बाकी 9 मांगों पर 4 जनवरी को बात होगी। बातचीत अच्छे माहौल में हुई थी। फिर ऐसा क्या हो गया जो किसान नेता ये कहने लगे कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया था, वही नेता आज धमकी दे रहे हैं। आज की बात में 2 दिन पहले मैंने आपको पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मंदिर को तोड़ने की तस्वीरें दिखाई थी। इस खबर पर हमारी सरकार ने पाकिस्तान से जवाब मांगा, दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। इसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने केस तो दर्ज किया है। दावा किया है कि मंदिर पर हमला करने वाले 31 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। 350 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भारत ने जब कड़ा रुख अपनाया तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार मंदिर को दोबारा बनवाएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस मंदिर को तोड़ा गया वो हिंदू संत परमहंस जी महाराज का है और यहां पर सिंध के हिंदू समुदाय के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। क्योंकि मंदिर की हालत खराब थी, सरकार से परमिशन के बाद हिंदू मंदिर की मरम्मत करवा रहे थे, उसी वक्त लोगों ने वहां हमला कर दिया। करक में हिंदू समाधि के ऊपर जो वाक़या हुआ है, आज कल मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मिला हूँ और महमूद खान साहब से मैंने कहा कि इसका सख्ती से नोटिस दिया जाए। इमरान खान की हुकूमत में ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है और इमरान खान की हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें भारत के लोगों को भी कबूल नहीं है। एक नज़र उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेंगी। कल से पूरे देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के IIM संबलपुर कैंपस की आधारशिला रखेंगे। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कल बारिश हो सकती है।